नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका ISPC संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं ऑलरेडी 64th BPSC क्वालिफाइड हूँ। बिहार हिस्ट्री में सबसे पहले हम एंशंट हिस्ट्री डिस्कस करेंगे बिहार का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं एंशंट हिस्ट्री से मिलते हैं, तो वीडियो में आप बने रहिएगा अंत अंत तक, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो कुछ छूटे ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सोर्सेज के बारे में देखते हैं कि हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है। ठीक है, पैलियोलिथिक सोर्सेज है। पैलियोलिथिक सोर्सेज का पता हमें कहाँ से चलता है? जेथियान वैली। कहाँ है ये? नालंदा में है। ठीक है, ऐसे ही कौन सा है? परमार वैली। ये कहाँ पे है? गया में है। ऐसे मीजोलिथिक साइट की बात करें तो ये कहाँ पे है? पैसरा में। ये कहाँ है? मुंगेर में। प्रेजेंट डे मुंगेर के अंदर ये जगह है। ठीक है, वैसे ही नियोलिथिक साइट्स की बात करें, नौपाषाण युग की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें जो साइट्स हैं वो हैं चिरांत, यानी ये है सारण में, चेचर जो कि वैशाली में है, और ताराडीह ये है गया में। ठीक है, ये साइट से कितनी बार सवाल आता है? चिरांत से जैसे सवाल आया हुआ था, तो इसको आप एज इट इज़ देख लेंगे। ये बिहार की ही साइट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको आप एक बार देख लीजिए, रट लीजिए। आगे हम और भी जब क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को करेंगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें एक फ्लो जैसा दिखने लग जाए। ठीक है, अब देखिए आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से? मौर्यन आर्किटेक्चर। मौर्यन आर्किटेक्चर में कौन? 80 पिलर्ड हॉल इन कुम्हरार। कहाँ पे है ये? पटना में है ना, जो 80 पिलर वाला महल था। ठीक है, इसका खोजा किसने था, यानी एक्सकवेट करके निकाला किसने था? स्पूनर ने, अल्टेकर ने, और एस मिश्रा साहब ने। हो सकता है कभी पूछ दें कि खोद के किसने इसको निकाला हुआ है, तो इसको ये जो नाम है इनको आप याद रखेंगे। फिर पिलर एंड एडिक्स ऑफ अशोका। अशोका के कौन कौन से पिलर थे? ठीक है, कौन कौन से एडिक्स थे? इंस्क्रिप्शंस के बारे में, इंस्क्रिप्शंस है गढ़वाला इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ मिलता है? मनेर में। मनेर कहाँ है? पटना। ठीक है, चलिए कॉइन्स, सिक्कों से हमें पता चलता है ना, अपने प्राचीन इतिहास के बारे में। किसके सिक्के हमें देखने के लिए मिलते हैं? कुशानास के टाइम पे जो कि सिक्के थे, ये कहाँ मिलते हैं? बक्सर में मिले हैं, चिरांद में मिले हैं, है ना। ऐसे ही गुप्ता कालीन जो सिक्के हैं वो हमें कहाँ मिले हैं? हाजीपुर में मिले हैं, नालंदा में मिले हैं। ठीक है, इसके बाद से और कौन से तरीके हैं जिससे हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में पता चले? लिटरेचर, यानी उस टाइम पे जो किताबें लिखी गई, जो रचनाएं थीं, उससे पता चलता है। तो ऋग्वेद में बिहार का जिक्र हुआ है। क्या नाम बोला गया उस टाइम? कीकट। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मणा जो है, इसमें विदेहा का जिक्र किया हुआ है। विदेहा किसको बोलते हैं? नॉर्थ बिहार का जो क्षेत्र है उसको विदेहा बोलते हैं। और जो जनक डायनेस्टी थी वो यहीं पे थी, मतलब माता सीता इसी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, राजा जनक यहीं पे थे। ठीक है, ऐसे ही है अंगुत्तर निकाया। ये जिक्र करता है 16 महाजनपद के बारे में। अंगुत्तर निकाया किसकी टेक्स्ट है? ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अब ऐसी है विनय पिटका, ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये किसके बारे में जिक्र करता है? मगध और वैशाली के बारे में। वैसे ही मुद्रा राक्षसा, इसको लिखा था विशाखा दत्ता ने। किसके टाइम पे? गुप्तास के टाइम पे। ये मौर्य एम्पायर के बारे में बताता है। ठीक है, लिखा गया था किसके टाइम पे? गुप्ता के बारे में, लेकिन वो अपने टाइम में उनसे पूर्व जो इतिहास था उसके बारे में बता रहा था। ठीक है, ऐसे ही अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। इससे तो कितनी बार घुमा घुमा के सवाल पूछते ही पूछते रहते हैं। वैसे ही नीतिसार, नीतिसार किसने लिखा था? कमंडक ने। ये तो PYQ है, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो और हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलेगा? फॉरेन अकाउंट्स, यानी जो विदेशी यहाँ पे आए थे उन्होंने जो चीज़ें लिखी उससे पता चलेगा। ठीक है, तो विदेशी कौन कौन आए थे? मेगास्थनीज, ये किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। और इन्होंने रचना कौन सी करी थी? इंडिका। इंडिका लिखी थी इन्होंने। देखिए इंडिका जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं है, बट इसके कहीं कहीं रेफरेंसेस हमको मिलते हैं, जिससे इसके हिस्ट्री को, मतलब उस टाइम के जो मगध की हिस्ट्री है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। वैसे ही फाहियान थे, ये किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। और इनकी जो रचना है उसका नाम क्या है? फोयू की। ठीक है, ऐसे ही ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये दोनों चाइनीज़ ट्रैवलर, ये किसके टाइम पे आए थे? हर्षा के टाइम पे। ठीक है, और ये इन्होंने पढ़ाई करी थी कहाँ पे? नालंदा में। ह्वेनसांग जो है, इनकी कृति जो है उसका नाम क्या है? CU की। ठीक, ये चारों जो ट्रैवलर हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप मत भूलिएगा। और इनकी रचनाओं को मत भूलिएगा कि इनके टाइम पे आए थे, ये भी मत भूलिएगा। घूम घूम के मिला है सवाल इससे। ठीक है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे
महाजनपद का ओरिजिन कैसे हुआ। तो अब तक की जो इससे पहले की जो भी चीज़ें थी वो थोड़ी सी फैक्चुअल आपको लग रही होंगी, लेकिन यहाँ से आपको एक सीक्वेंस मिलना शुरू हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से साम्राज्य बने, किस तरीके से उनका विस्तार हुआ, किस तरीके से एक डायनेस्टी के बाद से अगली डायनेस्टी आती चली गई, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे महाजनपदा से, ठीक है। जब महाजनपद बने थे तो उसमें 16 महाजनपद हुए करते थे पूरे भारतवर्ष में, जिसमें से 3 महाजनपद जो हैं वो बिहार में पड़ते थे। कौन कौन से? अंग, वज्जी और मगध, ठीक है। इसका हमने एक मैप थोड़ा सा दिया हुआ है, इस मैप से आपको अंदाज़ा थोड़ा सा लग जाएगा, ठीक है। अंग देखिए, यहाँ पे आपको अंगा दिख रहा है, ठीक। ऐसे ही आपको वज्जी यहाँ पे दिख रहा है वैशाली के पास, ठीक है। ये मगध दिख रहा है आपको, ये बिहार के क्षेत्र में, मतलब मॉडर्न डे जो बिहार है उस क्षेत्र में ये तीनों महाजनपद पड़ते हैं, ठीक है। अंग कौन कौन से क्षेत्र में है? मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे था। इसकी कैपिटल कहाँ थी? चंपा। वज्जी मुजफ्फरपुर और सारण आज का जो क्षेत्र है वहाँ, यहाँ वाले क्षेत्र में पड़ता था। इसकी कैपिटल क्या थी उस टाइम पे? वैशाली। अच्छा, ये वैशाली जो थी ना, उस टाइम 8 क्लान थे, मतलब 8 जो वंश के लोग थे वो एक साथ मिलकर, एक साथ आकर राज करते थे, और ये विश्व का सबसे पुराना गणराज्य है, ठीक है, यानी ओल्डेस्ट रिपब्लिक है, या बोल सकते हैं कि पहला रिपब्लिक है। और इस 8 क्लान जो वहाँ पे हुआ करते थे बाजी में, एक क्लान जो थी उसका नाम था जंत्रिका क्लान, जो भगवान महावीर थे वो इसी क्लान से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब देखते हैं मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। बाद में इसको पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया गया आने वाले रूलर्स के द्वारा। इसकी शुरुआत हुई थी बृहदनाथ डायनेस्टी से, ठीक है। बृहदनाथ डायनेस्टी से नींव पड़ी थी, बट सबसे मजबूत तरीके से उभर के आया जब किसके टाइम पे? हर्यंका डायनेस्टी के टाइम पे, जिसकी शुरुआत किसने करी थी? बिंबिसारा ने, ठीक। ये देखिए महाजनपद से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हमने यहाँ पे कंपाइल करके रखा हुआ है। ये देखिए, हर्यंका डायनेस्टी से एक बार पूछा, शिशुनाग डायनेस्टी से पूछा, ठीक है, बिंबिसारा से सवाल पूछा हुआ है, मगध के जो कैपिटल था उसके बारे में पूछा है, देखिए कैपिटल के बारे में पूछा है, 2 बार कैपिटल के बारे में पूछा है, ठीक है। सबसे पहले हर्यंका डायनेस्टी, जैसे यहाँ पे हर्यंका डायनेस्टी ने मगध पे रूल करना शुरू किया था, ऐसे ही सेंट्रल एशिया में एक अवंती करके आप महाजनपद हुआ करता था, ठीक है, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, ठीक। तो ये बिल्कुल उस टाइम का इंडिया पाकिस्तान वाला सीन था, ठीक है। मगध और अवंती का जो आज के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का सीन है, वो उस टाइम पे उनका सीन था। एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मन, लड़ाइयाँ होती ही रहती थी इनके बीच में, ठीक है। अब हर्यंका डायनेस्टी को हम देखते हैं। बिंबिसार इसके स्थापक थे। अगले राजा जो थे वो कौन थे? अजातशत्रु थे। और उसके बाद अगले राजा कौन थे? उडाइन थे। तो आप इनका सीक्वेंस याद कैसे रखेंगे? बाऊजी, ठीक है, बाऊजी। और बाऊजी क्यों याद रखेंगे? क्योंकि बिंबिसारा के बाद से अजातशत्रु अगर शासन करने आए तो कैसे आए? अपने पिताजी की हत्या करके, है ना। ऐसे ही उडाइन कैसे आए शासन में? अपने पिताजी की हत्या करके, है ना। तो बाबूजी को मार मार के ये राजा बने। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा अजीब सा है लेकिन क्या करिएगा, याद करने के लिए तो याद हो ही सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कॉमन है कि बुद्धा और महावीर, ठीक है, ये दोनों कंटेम्प्रेरी रहे हैं किसके? बिंबिसार के भी रहे हैं और अजातशत्रु के भी रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बिंबिसार ने अपने टाइम पे क्या किया था कि इनके जो शाही वो हुआ करते थे, वैद हुआ करते थे, उनको उज्जैन में भेजा था एज अ फ्रेंडशिप जेस्चर, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में भी होता है ना एज अ फ्रेंडशिप जेस्चर, कुछ हम लोग सहायता भेजते हैं वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि बाढ़ आ गया तो कुछ सहायता भेज दिया गया, तो वैसे एज अ फ्रेंडशिप जेस्चर इन्होंने अपने रॉयल फिजिशियन को वहाँ उज्जैन में भेजा था। बिंबिसारा की एक उपलब्धि ये रही थी कि इन्होंने अंगा है, अंग जो है इसको कैप्चर किया था। अंग को कैप्चर करने से उनको क्या फ़ायदा हुआ? पोर्ट का कंट्रोल मिलना शुरू हो गया, ठीक है। और बिंबिसारा को श्रोनिका भी बोलते थे, ये बुद्धिस्ट नाम है। वैसे ही अजातशत्रु जी जो थे उनको कुनिका भी बोलते हैं, ठीक। अजातशत्रु अपने टाइम पे बहुत एग्रेसिव रहे हैं। इन्होंने काशी पे पूरा कंट्रोल कर लिया था, काशी पे, ठीक है। कोशाला को भी जीते, ठीक है। वाजी से लड़ते रहे, लड़ते 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 16 साल बाद इनको जीत मिली थी, ठीक। अजातशत्रु के टाइम पे ही क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, और उसके बाद से पहला बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने बुलाया था। कब बुलाया था? राजगीर में बुलाया, 483 ईस्वी में। प्रेसिडेंट इसके कौन थे? महाकश्यप थे, जहाँ पे विनय पिटक और सुत पिटक कंपाइल किया गया था। इन्होंने एक वॉच फोर्ट बनवाया था जिसको जल दुर्गा बोलते हैं, एट पटाली विलेज। ये कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। तो वहाँ पे एक फोर्ट टाइप का बनवाया जहाँ से उनको पता चलता था कि शत्रुओं का क्या मूवमेंट है गंगा नदी में। बाद में ये लोकेशन इनको बहुत स्ट्रैटेजिक लगा उडाइन को, तो उडाइन ने यहीं पे अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में, ठीक है। तो ये हो गया हर्यंका डायनेस्टी के बारे में। आगे हम दूसरे डायनेस्टीज़ को देखते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में जो शिशुनाग थे ये मिनिस्टर थे नागदशक के कोर्ट में, एक मंत्री हुआ करते थे। नागदशक कौन से थे? हर्यंका डायनेस्टी के रूलर थे। इसको मार के शिशुनाग जो है वो राजा बने
और इन्होंने जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान उस टाइम चल रहा था, कौन सा, मगध वर्सेस अवंती, ठीक है, इसमें अवंती का नामो निशान मिटा दिया, इसको जीत के मगध में मिला दिया। तो प्रदेवस्था डायनेस्टी को, जो कि अवंती पर राज कर रही थी, प्रदेवता उसके राजा थे, इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, मगध में इसको मिला लिया, ठीक है। अब कालाशोक इसके अगले राजा थे, इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी वैशाली में शिफ्ट की, ठीक, पाटलिपुत्रा से आगे वैशाली में शिफ्ट की। कालाशोका ने एक और काम किया, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराया 383 ईस्वी में। कहाँ पे कराया, वैशाली में कराया, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, सभा कमी थे, आपको इतना ही याद रखना है। फिर इनको भी इनके मिनिस्टर ने ही मार दिया है, क्या नाम था उसका, महापद्म नामदा। जैसे पहले बेटे मारे जा रहे थे बाप को, अब यहाँ इनके मिनिस्टर जो है वही राजा को मारे जा रहे हैं। अब देखते हैं हम नंदा डायनेस्टी को। नंदा डायनेस्टी में महापद्म नंदा, ठीक है, इन्होंने टाइटल कौन सा एक्वायर किया था, एकारत। एकारत का मतलब क्या है, द सोल मोनार्क, मतलब क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, सर्वछत्रांक। सर्वछत्रांक का मतलब क्या, सारे क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है, इनको पहला एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और कलिंगा को जीता था, ठीक है, कलिंगा को जीता था, इसका जिक्र जो है वहाँ पे हाथी गुम्फ का इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। जो खरवेला के हाथी गुम्फ का इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे इस जीत के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। महापद्म नंदा के बाद से अगले जो राजा आए थे वो धननंद आए थे, और धननंद के ही टाइम पे क्या हुआ था, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। सवाल पूछा जाता है कि किसके टाइम पे अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था, और इनको हराया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इनके यहाँ पे कौटिल्य जो हैं, कौटिल्य ये इनके धननंद के यहाँ पे हुआ करते थे, और इनकी बात इन्होंने मानी नहीं, तो फिर कौटिल्य ने बोला कि नहीं, साम्राज्य ऐसे नहीं चलाते, हम अपना राजा बना के दिखाएंगे, और फिर उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दी, जिन्होंने फाइनली धननंद को हराया। अब हम देखते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म। प्रीवियस ईयर सवाल हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म का कोई अंत तो है नहीं, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। जैनिज्म से देखिए सवाल तो मिला नहीं है, तो हम तो यही बोलेंगे लास्ट टाइम पे, इसको आप इग्नोर करिए, अभी देखने का कोई बहुत फ़ायदा है नहीं। जहाँ से अगर पहले से पढ़ें तो चलिए बहुत अच्छी बात है। बुद्धिज्म से जो सवाल है वो देख लीजिए आप। जैसे एक बार क्या पूछ लिया, इनलाइटनमेंट पूछ लिया कि बुद्ध को ज्ञान किस जगह पे मिला, जगह के बारे में पूछ लिया। बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसके बारे में आपसे हमेशा पूछा हुआ है, ये हमारे लेक्चर में थ्रू आउट द लेक्चर जगह जगह कवर हो जाएगा, आप इसको देख भी लीजिएगा कि इस जगह पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, कौन राजा थे, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, और क्या काम उस टाइम पे संपादित किया गया, ठीक है। ऐसे ही आर्किटेक्चर के बारे में पूछा, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में एक बार बस यही पूछ लिया था कि स्तूपा जो है वो किसका फीचर है, तो बुद्धिज्म का है, जान लीजिए। ऐसे ही मतलब बेसिक सवाल रहते हैं कि चैत्य और विहारा जो है ये भी उसके बेसिक फीचर है। वैसे ही एक बार सवाल पूछा था अजंता पेंटिंग, ठीक है, ये किससे संबंधित है, ठीक, तो ये भी आपको पता है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ऐसे सेंटर्स ऑफ लर्निंग जो बिहार में हुआ करते थे कौन थे, नालंदा, विक्रमशिला, ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे कि ये कहाँ पे हैं और इनका संस्थापक कौन थे, इससे भी सवाल आया हुआ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको आप देख लेंगे, ठीक। मौर्य एम्पायर शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। सवाल भी हम साथ साथ देखते हैं कि सवाल किस तरीके से पूछे गए हैं। जैसे 65वीं बीपीएससी में पूछा था अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है, अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लगवाए थे, और इंस्क्रिप्शन जो थे इनके 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे, मतलब 14, और बाकी जो है वो माइनर रॉक एडिक्ट हैं, ठीक है। 13वां रॉक एडिक्ट जो है वो कलिंगा वार के बारे में जिक्र करता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी लिस्ट आप जहाँ भी देखें देख लीजिए, उसको कर लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। फिर आप देखिए स्क्रिप्ट पे इसके सवाल आया हुआ है कि जो भी अशोकन पिलर्स होते थे या उस पर उन्होंने कौन से स्क्रिप्ट्स को यूज़ किया है। तो हम कैसे जैसे हिंदी लिखते हैं ना, तो हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि है, वैसे ही उस टाइम लिपि कौन सी होती थी, स्क्रिप्ट कौन सी होती थी, ब्रह्मी, खरोष्ती, ठीक है, अरामैक, ये स्क्रिप्ट हुआ करती थी। और भाषा कौन से प्रयोग की जाती थी, लैंग्वेज, प्रकृत, पाली, ग्रीक, मतलब इन भाषाओं का प्रयोग किया गया, लेकिन स्क्रिप्ट कौन कौन सी थी, ब्रह्मी, खरोष्ती और अरामाइक, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं कि लिटरेचर, इस टाइम पे मॉडर्न टाइम पे जो लिटरेचर थी उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य, यहाँ जिक्र आ जाता है। और अर्थशास्त्र की बात करते हैं कौटिल्य की, तो इसकी सप्तांग थ्योरी थी। सप्तांग थ्योरी क्या बताता है, राजा कैसे होगा, ठीक है, मंत्री, सबके बारे में बताता है, आप इसको भी देख लेंगे। मुद्रा राक्षसा ये किसने लिखा था, विशाखा दत्ता ने। इंडिका किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने। इससे सवाल आए हुए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ऐसे ही जो अशोकन पिलर्स थे वो पिलर जो से बिहार में हैं, जैसे आपके लौरिया नंदनगढ़ में है, अरेराज में है, रामपुरवा में है, इसको भी आप एक बार देख लेंगे, हो सकता है उसके बारे में सवाल पूछ ले, बिहार में कौन कौन से प्लेसेस पे हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए कि कौन कौन से शासक आए थे मौर्यन एम्पायर में। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिन्होंने राजधानी अपनी पाटलिपुत्रा रखी थी, और ये क्या फॉलो करते थे, जैनिज्म। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब बाप का रिलीजन अलग, दादा का रिलीजन अलग, पोते का रिलीजन अलग, है ना, तो ये यहीं पे देखने के लिए मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अब इनको भद्रबाहु, ये जैन सेंट थे, ये इनको लेके गए और साउथ इंडिया की तरफ इनको लेके गए थे पलायन करके, और इन्होंने अन्न छोड़ के देह त्याग कर दिया सल्ले खाना की विधि से, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे
जो सेल्यूकस निकाटर थे, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के शासक थे, ग्रीक शासक थे। इन्होंने एक एम्बेसडर भेजा था अपना, मेगास्थनीज। ठीक है, इनसे भी सवाल आ जाता है कि मेगास्थनीज मतलब उस टाइम पे एम्बेसडर कौन थे, तो मेगास्थनीज एम्बेसडर थे। अच्छा, सेल्यूकस निकाटर ने अपनी बेटी से इनकी शादी भी कराई थी। ठीक है, इनकी जो डॉटर थी उससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी कराई थी, है ना। तो हमारी सबसे पहली भाभी कौन थी? अरे मजाक कर रहे हैं, ग्रीक थी, ग्रीक। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई थी? सेल्यूकस निकाटर की बेटी से। ठीक है, अब इनके बाद से जो आए वो बिंदुसार आए। ये आजीविका सेक्ट में बिलीव करने वाले थे, है ना। मतलब इनके पापा क्या जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये आजीविका। ठीक है, अच्छी चीज़ है भाई, कोई प्रेशर नहीं है, फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, इन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, जो सीरिया के राजा थे ना एंटोकियस वन, इनसे बोला था कि हमें कुछ अंजीर भेजिए, कुछ शराब भेजिए और एक फ़िलासफ़र भेजिए। तो एंटियोकस वन ने उनको शराब और फिक तो भेज दिया था, बट उनको फिलोसफर नहीं दिया था। बोला था ग्रीक फिलोसफर्स आर नॉट फॉर सेल। कितनी बार अशोका, इनके बाद अशोका आए थे। अशोका ने थर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था। अशोका देखिए, अशोका बुद्धिस्ट हो गए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कहाँ पे कराया था? पाटलिपुत्रा में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? मुगालिपुत्र तिस्सा। रॉक एडिक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अब पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में। देखिए, जैसे मौर्य जो कमज़ोर होते गए ना, तो कुछ शासक जो हैं नेटिव शासक, यानी जो कि हमारे हिंदुस्तान में ही थे, वो भी मजबूत हो रहे थे, और कुछ बाहर से भी आक्रमण हमारा साथ साथ चल रहा था। ठीक है, तो बाहर से जो आक्रमण हुआ था वो शासक भी, उन्होंने भी अपने आप को स्थापित किया, और जो नेटिव थे उनका भी राइवलरी चलता रहा। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो नेटिव जो हमारे शासक थे उसमें थे सुंगास। सबसे पहले सुंगास में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, पुष्यमित्र सिंगा कैसे शासन तक पहुँचे? इन्होंने बृहद्रथ, जो कि आखिरी मौर्यन रूलर थे, उनकी हत्या की, और उसके बाद ये गद्दी पे बैठे। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया। अब देखिए, इसके पहले के जो शासक थे, कोई जैन बन रहे हैं, कोई बुद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कोई आजीविका सेक्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि ब्राह्मणिज्म जो है पीछे छूटता चला जा रहा था, है ना। इन्होंने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया। ठीक है, महर्षि पतंजलि जो है इनके टाइम पे हुआ करते थे, जो कि योग शास्त्र प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, इनको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, मालविका अग्निमित्रा। ये किसने लिखा था? कालिदास ने। ये PYQ भी है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रा, अग्निमित्र इनके बेटे हुआ करते थे, पुष्यमित्री शुंगा के, और उनका लव अफेयर चल रहा था मालविका के साथ, जिस पर कालिदास ने ये पूरी किताब लिखी है। ठीक है, ये PYQ भी है, इसको आप याद रखेंगे। फिर शुंगास के बाद से कौन है? कानवाज हैं। कानवाज में महत्वपूर्ण जो रूलर थे वो कौन थे? वासुदेवा थे। इनका आप नाम ध्यान रखेंगे बस। फिर उसके बाद से कौन सा है? सतवाहनास। सतवाहनास को हम क्या बोलते थे? आंध्राज भी बोलते थे। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर, उनका नाम था सिमुका। और जो सतवाहनास थे ना, इनको हम ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ भी बोलते हैं। नॉर्थ और साउथ इंडिया की ब्रिज के तौर पे इनको हम जानते हैं। इनकी जो लैंग्वेज जो यूज़ करते थे वो प्राकृत लैंग्वेज ही यूज़ करते थे। और इनकी जो विशेषता थी ना वो ये थी कि मैट्रोनिमिक नेम्स ही यूज़ करते थे ये। मतलब माता जी का नाम इनके नाम में पहले आता था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गौतमी पुत्रा, है ना, पिताजी का नाम नहीं आ रहा है, गौतमी के पुत्र, है ना। इस तरीके के टाइटल्स ये लोग लेते थे। फिर अगले जो थे वो थे चेदीज ऑफ कलिंगा। ठीक है, कलिंग में किसका शासन हुआ? चेदीस का। उस टाइम पे खरवेला किंग थे। ठीक है, जिन्होंने हाथीगुम्सा इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। अभी प्रेजेंट है भुवनेश्वर में है ये। हाथीगुम्सा का इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, जिसमें इन्होंने महापद्मनंदा की विक्ट्री के बारे में जिक्र किया हुआ है, जो कि कलिंगा पे हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, जैसा कि हमने बताया आपको कि कुछ नेटिव रूलर्स थे और कुछ बाहर से रूलर्स आए थे। तो ये हमारे नेटिव रूलर्स हैं, ये सब देख लीजिए, इनका नाम सब लिखा हुआ है जगहों के। और जैसे ये देखिए, ये छेदी डायनेस्टी यहाँ पे है, ये शुंगा डायनेस्टी है। ठीक है, सतवाहनाज है। जो बाहर से रूलर आए थे ना, वो कौन से आए थे? यूजी आए थे मथुरा की तरफ, और साकाज आए थे गुजरात की तरफ। ठीक है, इंडो ग्रीक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण है मियांदर या मिलिंद। ठीक, और मिलिंद के साथ ये इनका जो फेमस कॉन्वर्सेशन है नागसेना के साथ, जिसका नाम है मिलिंद पनाहो। इसी कॉन्वर्सेशन के बाद से जो मिलिंद थे वो बुद्धिज़्म को कन्वर्ट हो गए थे। नागसेना कौन से थे? बौद्ध भिक्षु थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वैसे ही सिंथियंस या साकास, जो सेंटर आप कहाँ गए? ये गुजरात की तरफ गए। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण जो शासक थे वो रुद्रादमन थे। इन्होंने क्या करा था? सुदर्शन लेक बनवाया था। ठीक है, और इस चीज़ का जिक्र कहाँ पे है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पे ये लिखा है, वहीं पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। और इसको वो भी बोलते हैं फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत, मतलब एकदम बिल्कुल प्योर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है इसको लिखने में। ठीक है, अगले शासक जो होते हैं हमारे वो पर्थियंस थे। पर्थियंस में जो याद रखना है आपको, वो गोंडोफेरनिस को याद रखना है, इसलिए क्योंकि इनके टाइम पे सेंट थॉमस इंडिया आए थे, और इनके आने के बाद से क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार भारत में शुरू हुआ था। ठीक है, ऐसे ही कुशानास। कुशानास ये यूजी ट्राइब से थे, और कुशानास के जो फाउंडर थे उनका नाम था कुजुल कटफाइसिस, और वीमा कटफाइसिस इसके एक रूलर थे, जिनके टाइम पे
मैक्सिमम गोल्ड कॉइन इशू किया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इस पर भी सवाल आ जाता है। और बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कनिष्का के टाइम पे, तो कनिष्का भी महत्वपूर्ण है, इनको भी आप याद रखेंगे। इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराया, कहाँ पे कराया था? कुंडलग्राम, जो कि आज के वर्तमान कश्मीर में है। इसके प्रेसिडेंट वासुदेव और अश्वघोषा थे, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे चारक भी होते थे, चरक संहिता, है ना, मतलब मेडिकल साइंस के बारे में अच्छा खासा रिसर्च इस टाइम पे हुआ था, इनको भी याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं गुप्तास। गुप्तास पे पहले जो सवाल आए हैं उनको आप देख लीजिए। गुप्तास के टाइम पे चूँकि बहुत अच्छा खासा एडवांसमेंट हुआ था, मेडिसिन में हुआ, लिटरेचर में हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो एडवांसमेंट हुआ था साइंस में भी हुआ, तो जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, ये भी एसोसिएटेड थे, तो इन पे सवाल आया हुआ है। एक बार पोर्ट्स के सवाल पूछ लिया था, ठीक है। तो देख लीजिए जो पोर्ट्स हैं, ईस्ट की तरफ कौन कौन से उस टाइम पोर्ट थे? तमरा लिप्ती, फिर घंटाशाला, फिर कंदूरा, ये ईस्ट साइड के पोर्ट हैं। वेस्ट साइड के पोर्ट कौन कौन से हैं? कैम्बे, भरोच, चौल और कल्याण, ठीक है। इन पोर्ट्स के नाम आप याद रखेंगे, हो सकता है कि फिर वापस से पूछ लें। फिर आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो देवघर आर्किटेक्चर पे दो बार सवाल पूछ दिया है, तो इसको आप ध्यान जरूर बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देखते हैं एक बार हम लोग पर्सनालिटीज़ में, नवरत्नास इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इसका जो स्थापना हुआ था और आगे जो जो शासक थे उनके बारे में। इनका स्थापना हुआ था, श्रीगुप्त ने स्थापना किया था, कैपिटल इनकी पाटलिपुत्रा ही थी। इसके बाद से अगले शासक जो आए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, और इनके बाद जो शासक आए वो आए समुद्रगुप्त, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला गया था। किसने बोला था? वी ए स्मिथ ने, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखवाया था? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हरिसेना, ठीक है। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है। इनके रिलेशन मेघवर्मन से भी बड़े अच्छे थे। मेघवर्मन कौन थे? श्रीलंका के राजा थे, इस पर सवाल भी पूछा गया है, ठीक है। इन्होंने ज़मीन मांगा था एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए गया ने, तो इन्होंने ज़मीन इनको उपलब्ध कराया था। अगले महत्वपूर्ण शासक जो इस टाइम पे थे, चंद्रगुप्ता टू, इनको विक्रमादित्य टाइटल भी दिया गया था, ठीक है। इन्होंने दूसरी कैपिटल अपनी जो बनाई थी उस टाइम पे, वो कहाँ बनाई थी? उज्जैन में बनाई थी। और फाहियान जो है इन्हीं के टाइम पे आए थे। अगले महत्वपूर्ण शासक कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन जो है, इनको फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने कराई, तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब गुप्ता टाइम पे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी, जैसा कि हमने पहले देखा, यहाँ पे देखा कि देखिए पर्सनालिटीज से सवाल आ रहे हैं आपको, लिटरेचर से आए हैं, मेडिसिन से आए हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। नवरत्न में कौन थे? कालिदास थे, और कौन थे? वरामिरा थे, ठीक है। बाकी कौन कौन थे आप देखिए, ऐसे ही वैसे इससे भी काम चल जाएगा, कालिदास के बारे में ही पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत सबके नाम बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे हुए हैं। इसी वीडियो को आप बार बार देखिए ना, इसमें भी इतना सारा फैक्ट हमने निचोड़ के दे दिया ना PIQ से, आप इसी को देख लीजिए ना 2 4 10 बार, तो इतना भी बहुत है यार, मतलब कितना ही पूछ लेंगे, स्टेट एग्जाम है, रिपीटेटिवली चीज़ें पूछ रहे हैं, क्या क्या पूछ लेंगे आपको, वैसे यही सब इतना ही बहुत है, ठीक है। ऑथर्स में देखिए विशाखा दत्त, विशाखा दत्त ने क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस लिखा था, ठीक है। इस पर भी सवाल एक बार आया हुआ है। शूद्रक, इन्होंने मृच्छकटिका लिखा हुआ है, मृच्छकटिका मतलब क्या? क्ले आर्ट, इस पर भी सवाल आया हुआ है। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? पंचतंत्र लिखा है, ठीक है, ये देख लेंगे आप। इनके टाइम पे साइंटिस्ट कौन कौन थे? आर्यभट्ट थे, सबको पता है आर्यभट्ट के बारे में, उनकी महानता के बारे में, उनके डिस्कवरी के बारे में। वैसे ही ब्रह्मगुप्त भी हुआ करते थे, और सुश्रुत हुआ करते थे। सुश्रुत मेडिकल साइंस के लिए थे। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जो थे, गुप्त एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स, इससे संबंधित चीज़ों पे इनका शोध चलता था। ऐसे ही अगर इस टाइम पे आर्किटेक्चर की बात करें हम, तो केव्स जो थे वो अजंता और एलोरा में बनाए गए। और टेम्पल की हम बात करें तो देवघर में दस्तवार टेम्पल बनाया गया था, ठीक है। इस पर 2 बार सवाल आया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल याद रखेंगे आप। देवघर में कौन सा टेम्पल? दस्तवार टेम्पल, किसके टाइम पे? गुप्तास के टाइम पे, ठीक है। चलिए अब आखिर हम देखते हैं कौन सी डायनेस्टी आई थी? वर्धमान डायनेस्टी, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर। थानेश्वर कौन सा रीजन है? आज के हरियाणा वाला रीजन, ठीक। और इसके जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वो कौन थे? हर्षवर्धन, ठीक, जिन्होंने कन्नौज को भी नया कैपिटल बनाया, कन्नौज पे जीत हासिल की और कन्नौज को नया कैपिटल बनाया, थानेश्वर के साथ इसको मिला लिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्होंने कुंभ मेला शुरू कराया प्रयागराज में, जो आज तक कुंभ चल रहा है ना, वो इन्हीं की दिन है, हर्षवर्धन की। और इनके टाइम पे कौन हुआ करते थे? वेनसांग, ठीक है, वेनसांग हुआ करते थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देख लीजिए। अब हर्षा के साथ वेनसांग हुआ करते थे। अब हर्षा को हराया किसने? पुलकेशिन टू ने। तो हिंसांग कहाँ पहुँच गए? पुलकेशिन टू के पास पहुँच गए, ठीक है। फिर पुलकेशिन टू को किसने हराया? नरसिम्हा वर्मन ने। फिर हिंसांग कहाँ पहुँच गए? नरसिम्हा वर्मन के पास। इसके बाद हिंसांग कहाँ पहुँच गए? वापस चाइना पहुँच गए अपना, ठीक है। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप देखेंगे। और एक बार पूछ लिया था कि इन लोगों के कंटेम्प्रेरी कौन है, तो भास्कर वर्मन थे, आसाम के रूलर थे ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री का डिस्कशन था।
इसमें फैक्ट्स ज़्यादा था, बट हमने कोशिश किया है कि आपको एक फ़्लो दे दें। और आपसे ये अनुरोध होगा कि वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, क्योंकि हमने जो शुरू किया था वो फैक्ट से ही शुरू किया था, और चूंकि सवाल उससे बार बार आए हैं तो हमारी भी मजबूरी थी कि पहले उनको एक जगह इकट्ठा करके दे दें। बाकी की चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको एक रूलर्स का एक सीक्वेंस समझ में आने लगेगा। तो अनुरोध यही रहेगा कि इसको 2-3 बार देख लें, इससे सवाल आपको पक्का पक्का मिल ही जाएंगे, क्योंकि हमने पीवाईक्यू को छोड़ा नहीं है और आसपास की जो चीज़ें हैं उसको तो हमने कवर कर ही लिया है। अब देखिए, इसका थोड़ा सा हम रेफरेंस लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में जो लास्ट प्रोमिनेंट रूलर थे वो कौन थे? हर्षवर्धन थे, ठीक है। और इनका जैसे रूल खत्म हुआ उसके बाद से कोई इतना मजबूत राजा उभर के सामने आया ही नहीं। छोटे 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 फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब छोटे 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 अगर ऐसे राजा रहेंगे तो वो क्या करेंगे? वो आपस में लड़ते रहेंगे ना। अरे रक्षा सबकी करने के लिए एक कोई मजबूत इंसान चाहिए ना, जिसके अंडर जिसके छत्र छाया में बाकी लोग राज करें। तो वैसा कोई मजबूत शासक तो था नहीं। अब सारे छोटे छोटे थे, तो उसमें होता क्या था, इस समय को क्या बोलते हैं हम लोग? मत्स्य न्याय। इसमें क्या होता है, बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जा रही है। मतलब ये जो साम्राज्य थे ना, इसमें जो एक बार मजबूत पड़ा वो आपसे अपने से कमजोर वाले को अपने में समाहित कर लेता था। अब इससे क्या था कि इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो हर कोई इस चीज़ से परेशान था, हर कोई चाहते थे कि नहीं स्थायित्व आए। तो इसके वजह से सबने ये डिसाइड किया कि हम लोग मिल के किसी एक को हम लोग राजा चुन लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो मध्यकालीन भारत में पहला इलेक्शन हुआ लोकल चीफ्स का, इस एनार्की को ख़त्म करने के लिए, ठीक। तो इससे जो राजा बने उनका नाम क्या था? गोपाला। मतलब अब जो गोपाला को ये इलेक्ट किया गया था, तो ये इलेक्शन के बारे में, ये साउथ एशिया में जो इलेक्शन था, इसकी डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ से मिलता है? कलीमपुर कॉपर प्लेट से, ठीक है। इसको ध्यान देंगे, इसको याद रखेंगे। और इनके कैपिटल्स जो थे वो कहाँ कहाँ पे थे? इनिशियली गौर में थे, बाद में इन्होंने पाटलिपुत्रा में शिफ्ट किया, और देवपाला के टाइम पे मुंगेर की तरफ शिफ्ट किया गया था। महत्वपूर्ण राजा थे, उनके बारे में हम देखते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो गोपाल। गोपाल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उन्होंने उदांतीपुर यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार शरीफ में स्थित है, इसकी स्थापना कराई थी। पीवाईक्यू है बिल्कुल, ठीक है। इसमें सीधा सीधा आपको याद रखना ही रखना है। और डेमोक्रेटिक तरीके से इनको पहली बार चुना गया था एज राजा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगले महत्वपूर्ण शासक जिनके बारे में हम जानेंगे वो हैं धर्मपाल। धर्मपाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनके टाइम पे कन्नौज को बोला जाता था मध्यकालीन भारत में कि जिसने कन्नौज पे राज कर लिया वो भारत के बिल्कुल हृदय पे बैठा हुआ है। इसने जिसने कन्नौज पे राज कर लिया उसने पूरे भारत पे राज कर लिया। तो यहाँ पे बहुत ही बुरा एक स्ट्रगल चल रहा था इनका। किसके साथ? एक तरफ तो ये पाल पड़े हुए थे, दूसरी तरफ पड़े हुए थे गुर्जर पत्रिहार, और तीसरी तरफ कौन पड़े थे? राष्ट्रकूटा पड़े थे। तो इस पूरे युद्ध में इन्होंने जीत हासिल की, और ये जीत हासिल करने के बाद से जो धर्मपाल थे उनको टाइटल क्या दिया गया? उत्तर पथ स्वामी का उपाधि दिया गया, ठीक है। धर्मपाल के साथ जो दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्थापित किया था, जो कि अभी वर्तमान में भागलपुर में स्थित है। और साथ ही साथ इन्होंने सोमपुरा महावीरा भी स्थापित किया था। सोमपुरा महावीरा अभी कहाँ पे है? बांग्लादेश में है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और इसको, सोमपुरा विलेज को चलाने के लिए इन्होंने 200 विलेज से जो भी इनको रेवेन्यू मिलता था उसको वहाँ पे दान देने का भी निश्चय लिया था, ठीक है। अब अगले महत्वपूर्ण जो राजा हैं वो हैं देवपाल। इसमें बस आपको एक चीज़ देखना है कि इन्होंने कैपिटल जो है अपना मुंगेर में शिफ्ट किया था, और इनके टाइम पे जो शैलेंद्र वंश हुआ करता था, कहाँ का? इंडोनेशिया का, उसको स्वर्ण भूमि बोलते थे। इसके राजा थे बलदेव पुत्र। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इनको एक मोनेस्ट्री बना दिया जाए, तो इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट को मान लिया था और नालंदा में मोनेस्ट्री बनाने की इजाज़त इन्हें दी थी। अगले महत्वपूर्ण शासक महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकंड फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण थे ये। क्यों? बहुत हिम्मत का काम किया था। किससे लड़े थे? राजेंद्र चोल वंश से, जिनका पूरा पूरा इंडियन ओशन पे उस टाइम पे कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। ऑल्दो इसके बाद से वो बहुत कमज़ोर हो गए, और फिर जो आखिरी रूलर थे रामपाल रहे, जिसके बाद से पाल वंश की समाप्ति हो गई। जब पाल वंश का पतन हो रहा था तो जाहिर सी बात है कि देखिए, पावर वैक्यूम जैसे क्रिएट होता है तो उस वैक्यूम को भरने के लिए कोई ना कोई दूसरी पावर आ ही जाती है। तो पाल वंश जैसे जैसे कमज़ोर पड़ा तो मिथिला रीजन में कौन उभरा? कर्नाटा डायनेस्टी, ठीक है। और नॉर्थ साइड में कौन से पावर आ रहे थे? इस्लामिक पावर, उनका बाह्य आक्रमण हो रहा था, ठीक है। और जो बंगाल का रीजन था उसमें कौन से थे? सेना डायनेस्टी, इनका राइज हो रहा था। तो आप देख सकते हैं एक तरफ बंगाल साइड में सेना डायनेस्टी आ रही है, ऊपर की तरफ आप देखिए कर्नाटा डायनेस्टी आ रही है, बिहार की तरफ, बिहार के मिथिला रीजन में, और सेना डायनेस्टी जो है ये बंगाल की तरफ आ रही है, और ये नॉर्थ की तरफ कौन से आ रहे हैं? इस्लामिक रूलर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये एक मोटा मोटी उस टाइम का आप डायग्राम समझ लीजिए। अब सेना डायनेस्टी की बात करते हैं, जिनका उदय बंगाल में हुआ था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? लक्ष्मण सेना। लक्ष्मण सेना के टाइम पे क्या हुआ था? बख्तियार खिलजी ने बंगाल पे आक्रमण किया था। वैसे तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं थी, नकारा ही थे ये गोरी के लिए। तो अपने वर्थ को प्रूफ करने के लिए, अपनी एक तरीके से अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं हमारा भी कोई अस्तित्व है, इन्होंने बंगाल पे आके आक्रमण किया। और इनका बंगाल पे जो आक्रमण हुआ था वो इतना आक्रामक हुआ था कि लक्ष्मण सेना जो है वो वहाँ से भाग निकले, ठीक है। ये लिटरेचर के बहुत शौकीन हुआ करते थे, इसलिए इनके टाइम पे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, ये इनके दरबार का हिस्सा थे। साथ ही साथ दूसरे एक स्कॉलर जिनका नाम था हालायुद्ध, ये भी इनके दरबार में ही पाए जाते थे।
जैसा कि आपको बताया मैंने कि जब पाल डायनेस्टी का पतन हो रहा था तो मिथिला रीजन में कर्नाटक डायनेस्टी का उदय हुआ। अच्छा, जो मिथिला में ये जो कर्नाटक डायनेस्टी का उदय हुआ, इसको गोल्डन एज ऑफ मिथिला भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत 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 ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ। जो भी आज हम चीज़ें देखते हैं ना आर्ट एंड कल्चर के रूप में, मैथिली लैंग्वेज हो गया, जो मिथिला पेंटिंग हो गई, जो मिथिला का एक कल्चर है, ये सारा कुछ कब हुआ था? आप देखिए ना, जब कोई भी राज्य बहुत लंबे समय तक रहता है, उसको अगर राज्य को स्टेबिलिटी मिलती है, तभी वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हो पाता है। तो इसने बहुत स्टेबिलिटी देने का काम किया था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इसके फाउंडर जो थे उनका नाम था नन्यादेव। और अगर रीजन की बात करें तो उस टाइम मिथिला रीजन में हमारा तिरहुत, चंपारण, दरभंगा, ये सारा रीजन आते थे। इसका इनिशियल जो राजधानी थी वो सिमराव में थी, जो कि आज के चंपारण में है। बाद में इसको शिफ्ट किया गया कमलादित्य स्थान, जो कि आज के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसमें अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनका नाम है गंगा सिंह देवा। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी दरभंगा में बनाई, और ये पहले शासक थे जिन्होंने मिथिला में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इनको आप देख लेंगे। फिर आते हैं नरसिंह देव। नरसिंह देव ने क्या किया था? बख्तियार खिलजी को सपोर्ट किया था। किस चीज़ के लिए? सेना से लड़ने के लिए, क्योंकि बंगाल में कौन था याद करिए? सेना डायनेस्टी थी। अब देखिए, सेना डायनेस्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ बिहार में कौन है? कर्नाटक डायनेस्टी। तो इनका आपस में लड़ाई तो चल रहा होगा ना, ठीक है। तो दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो इनका दोस्त कौन बन गया? बख्तियार खिलजी, है ना। तो इसलिए इन्होंने बख्तियार खिलजी को सपोर्ट किया था। हरसिम्हादेव इस कर्नाटक डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर थे। इनके टाइम पे ज्योतिश्वर ठाकुर नाम के एक स्कॉलर हुआ करते थे, जिनकी रचना है वर्ण रत्नाकर फर्स्ट प्रोज वर्क इन मैथिली। मतलब देखिए, मैथिली लिटरेचर की शुरुआत तभी से होनी शुरू हो गई है, ठीक है। अब चूंकि पढ़े लिखे लोग थे ये लोग, लिटरेचर, आर्ट, इसमें इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, इसलिए जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ था कर्नाटक डायनेस्टी पे, तो ये लड़ नहीं पाए, ये नेपाल की तरफ भाग गए। तो जैसे ही ये नेपाल की तरफ गए, तो अब किसी ना किसी को तो वहाँ पे राजा बनाया जाना था, या राजा का प्रतिनिधि बनाया जाना था। तो तुगलक ने जो इनके प्रीस्ट थे, यानी कि उनके जो पुजारी थे कामेश्वर ठाकुर जी, इनको ही वहाँ का राजा नियुक्त कर दिया। राजा बोलिए या गवर्नर बोलिए, वो ज़्यादा अच्छा शब्द है। गवर्नर नियुक्त कर दिया कि भाई आप तुगलक के बिहाफ पे यहाँ पे शासन कीजिए, ठीक है। तो कामेश्वर ठाकुर जी जो थे, अब चलिए इनको तो तुगलक ने अपॉइंट कर दिया, बट इनके बेटे जो थे थोड़े ज़्यादा एस्पिरेशन लिखे। इनका नाम क्या था? जयापति ठाकुर। पहले ऐसे ही होता था, मान लीजिए किसी को गवर्नर बना दिएगा ना, तो जनरली गवर्नर का बेटा ही गवर्नर होता था, ठीक है। और जैसे वो मजबूत पड़ते थे, वो जो राजा होते थे उससे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। तो जयपति ठाकुर थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया और ओनिवार वंश की स्थापना कर दी। ओनिवार वंश में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट एक चीज़ देखने वाली है कि इस ओनिवार वंश के दौरान एक बहुत प्रोमिनेंट पोएट थे, जिनका क्या नाम था? विद्यापति ठाकुर। और ये किस राजा के टाइम पे थे? राजा शिव सिंह के टाइम पे ये हुआ करते थे। ये उनके कोर्ट पोएट थे और पुजारी भी थे। इनको क्या बोला जाता था? मैथिली कवि कोकिल। मैथिली कवि कोकिल किसको बोला जाता था? विद्यापति ठाकुर को बोला जाता था। किसके टाइम पे थे ये? राजा शिव सिंह के टाइम पे थे। कौन सा वंश था? ओनिवार वंश हुआ करता था, ठीक है। इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। पदावली, कीर्तिलता, एक दो याद रख लीजिए आप, हो सकता है कभी से सवाल आ जाए। जब ओनिवार वंश समाप्त हुआ तो किस वंश का उदय हुआ? खंडवाला डायनेस्टी। खंडवाला डायनेस्टी मतलब दरभंगा राज, जो आज के टाइम पे हम सुनते हैं, किसके अंडर? महेश ठाकुर के अंडर। इन्होंने भी काफ़ी स्टेबिलिटी देने का काम किया, जिनका नाम आप देखिए आज भी मॉडर्न डे तक हम लोग दरभंगा राज का नाम सुनते रहते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मिडिवल टाइम में हम देखते हैं कि टर्किश इन्वेजन जो है भारत पे शुरू हो चुका था, और उन्होंने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत भी की थी। तो उसमें ही एक मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, जिनका नाम था बख्तियार खलजी। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर एक मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। तो इनको कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू देता नहीं था वहाँ पे, तो इनको क्या था? अपना वर्थ साबित करना था। अब ये दिल पे लेके उस बोझ को कि नहीं नहीं, हमें तो अपना अस्तित्व दिखाना ही है। ये आगे बोले कुतुबुद्दीन ऐबक को कि हम ना आपको बिहार बंगाल ये सारा जीत के दिखाएंगे, है ना। तो बड़े जोशो खरोश से वो निकले और आके यहाँ बिहार में अटैक किया, और अटैक ऐसा किया कि पूरा गंध मचा दिया। मतलब कुछ होशो हवास नहीं रहा। यही रहता है ना इंसान को, कि फेम पाने के लिए नशे में कोई कुछ भी कर पड़ता है। अब ये गए, इनको कोई मतलब नहीं है। नालंदा, उदंतीपुरी, विक्रमशिला, जितने भी हमारे पढ़ने के स्थान थी, पूरा तोड़ फोड़ दिया, पूरा तहस नहस मचा दिया, है ना। फिर उसके बाद से क्या किया? अब अपने नाम पे एक जगह भी रख लिया, बख्तियारपुर। नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, पटना में है, ठीक है। मिथिला में भी इन्होंने इन्वेजन किया, वहाँ भी गए, वहाँ भी लड़े। वहाँ कर्नाटक डायनेस्टी जो चल रही थी नरसिंह देव के अंडर, उनसे भी लड़ाई की इन्होंने। बाद में क्या हुआ? इनको इन्हीं के एक ऑफिसर थे अली मर्दान, जिन्होंने मार दिया। और इनको मारने के बाद से इनको कहाँ पे दफनाया गया? बिहार शरीफ में ही। मतलब जहाँ पे ज्ञान को ख़त्म किया, वहाँ ज्ञान को ख़त्म करने वाला भी दफन हो गया। और इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हसन निजामी की रचना जो है ताज उस मसीर, इससे हमें इन सारे घटना के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप इसको याद रखेंगे, ताज उस मसीर, हसन निजामी, ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी टू सुर डायनेस्टी एरा, है ना। पहले स्लेव डायनेस्टी थी, और वहाँ से हमारा महान बिहारी कौन? शेरशाह सूरी। तो वहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या घटनाएं हुई थी। इसके पहले हमने देखा था कि बख्तियार खिलजी जो है, इसको किसने मारा? अली मर्दान ने, ठीक है। अब अली मर्दान को मार के कौन आया राज करने? इवाज खिलजी।
ठीक। इवाज खिलजी के टाइम पे फिर क्या हुआ कि इल्तुतमिश का इन्वेजन हुआ और इल्तुतमिश ने क्या किया, इवाज खिलजी को हरा दिया। ठीक है, हराने के बाद से क्या किया, भाई शासन तो वो खुद रह के नहीं कर सकता था ना, अपना कोई गवर्नर नियुक्त करेगा। तो मलिक अलाउद्दीन जानी जो है इसको अपना सूबेदार यहाँ पे नियुक्त करके ये चले गए। अब जैसे ये गए, इवाज वापस से आ गया, इसने फिर मलिक को मार के भगा दिया। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, जो इल्तुतमिश के बेटे थे नसीरुद्दीन मोहम्मद, इन्होंने इवाज खिलजी को ख़त्म किया और बिहार, अवध और लखनौती उस टाइम का जो रीजन हुआ करता था उस पर अपना शासन पक्का किया। इल्तुतमिश के डेथ के बाद जैसा कि बताया गया कि कोई भी एक मजबूत रूलर होते थे, उनकी डेथ होती थी तो धीरे धीरे बाकी राज्य पे क्या है, ग्रिप कमजोर होना शुरू हो जाता था। तो जो भी गवर्नर होते थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर देते थे। तो दिल्ली का तो ग्रिप कमजोर होना शुरू हो गया बिहार पे। फिर क्या हुआ, अब तुगरील खान हुआ करते थे उस टाइम पे लखनौती पे, इन्होंने अपने आप को अलग वो घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट शासक घोषित कर दिया। तो बाद में जब बलबन आए तो बलबन ने तुगरील खान को हराया, लखनौती में के जो तुगरील खान थे इनको हराया, और अब के जो बेटे इनके हुआ करते थे बलबन के, बुगरा खान, इनको रूलर घोषित करके गए यहाँ का। अब हम देखते हैं खिलजी के शासन के बारे में। देखिए, मिडिवल हिस्ट्री में बहुत डेप्थ में जाने का कोई मतलब तो है नहीं, हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा निचोड़ दिया है। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है ये आपको हम बता के सीधा सीधा चलते चलेंगे। ठीक है, अब इसमें समझने की चीज़ ये है कि अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लैंड मेजरमेंट, और 50% जो क्रॉप का रेवेन्यू होता था उसको एज ए टैक्स लिया करते थे ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की बात है। आपसे पूछ लेंगे कि लैंड मेजरमेंट के हिसाब से किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कितना टैक्स लेते थे, 50% लेते थे। और इनके जो कॉइन्स हैं हमको कहाँ कहाँ पे मिले हैं, भोजपुर और लखीसराय में मिले हैं। तुगलक की बात करें तो ग्यासुद्दीन तुगलक थे, इन्होंने बिहार में बंगाल को इन्वेट किया था। ठीक है, जब यहाँ पे इन्वेट किया उन्होंने तो मिथिला के जो राजा थे उस टाइम पे कौन थे, हरि सिम्हादेव, कर्नाटक डायनेस्टी। ठीक है, इन ये क्या हुआ फिर, हरि सिम्हादेव नेपाल चले गए थे, नेपाल भाग गए। फिर क्या हुआ, इनके जो पुजारी थे कामेश्वर ठाकुर, इनको तुगलक ने वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। फिर इनके बेटे जो थे कौन, जयपति ठाकुर, इन्होंने ओनिवार डायनेस्टी की रचना की थी, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, तो ये सीक्वेंस तो आपको अब ऊपर से कनेक्ट हो रहा है ना, जो हमारा पीछे का डिस्कशन था। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक सन की राजा है ना, बहुत सारे इसने एक्सपेरिमेंट किए, पता ही होगा आपको। तो इसने जब ये आया तो इन्होंने क्या करा था, दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया था अपने नाम पर। ठीक है, पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ये कहाँ पे मिलता है, फिरोज शाह तुगलक का हमको इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलता है, बिहार शरीफ में मिलता है। ठीक है, और मलिक इब्राहिम बाया, इनका मकबरा कहाँ है, पीर पहाड़ी हिल, बिहार शरीफ। इसको भी रट्टा मार लीजिए, हो सकता है कहीं पूछ लें। ठीक है, सूफी लिटरेचर की हम बात करें तो मलफूजात, इसको किसने लिखा है, शरफुद्दीन यहया मनेरी, PYQ। मनाकिब उल असफिया, ये किसने लिखा, हजरत शाह फिरदौस। देखिए, बिहार में अगर पूछा जाएगा ना कि कौन सा सिलसिला चल रहा था सूफीज़म का, तो ध्यान रखिएगा कि इन जनरल फिरदौसिया सिलसिला ही बिहार में चला है, ये एक ध्यान रखने की बात है। अब देखिए, चेरो डायनेस्टी कुछ टाइम के लिए आया था। चेरो डायनेस्टी में बस आपको याद रखना है कि इनके टाइम पे जगदीशपुर फेयर जो है ये शुरू हुआ था फूलचंद के अंडर, और इसके बड़े प्रोमिनेंट जो रूलर थे इनका नाम मेदिनी राय हुआ करता था। एरिया आप देख सकते हैं, बट एरिया कोई बहुत ऐसा डिमार्केटेड नहीं है। ठीक है, मोटा मोटी एरिया हुआ करती थी, कोई एक गांव आज इनके अंडर है, कल दूसरे राजा के अंडर है, तो एक मोटा मोटा एरिया का आपको आइडिया दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए उज्जैनिया डायनेस्टी। उज्जैनिया डायनेस्टी कहाँ से शुरू हुए थे, उज्जैन से। इनको उज्जैनियास कहाँ पे बोलते थे, बिहार में बोलते थे। इन्होंने कौन सा क्षेत्र पे कंट्रोल किया था, भोजपुर में, आज का जो आ रहा है वहाँ पे, और वहाँ के जो चेरो रूलर थे उनको हटाया था। इसके जो एक प्रोमिनेंट रूलर थे उनका नाम क्या था, देवराज या संतान सिंह। और इन्होंने अलायंस किया था शेरशाह सूरी के साथ, क्यों, बंगाल सल्तनत के जो राजा थे उनको हराने के लिए। ठीक है, क्यों भाई दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, कहाँ पे थे यारा पे, इनको तो दिक्कत हो रहा था ना। तो फिर उज्जैनिया ने क्या किया, बंगाल वालों को हराने के लिए शेरशाह सूरी के साथ समझौता किया। अब देखते हैं नुहानी डायनेस्टी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सवाल आया हुआ है। सिकंदर लोधी के टाइम पे शुरू हुआ था, और इन्होंने क्या किया था कि दरिया खान नुहानी को बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया था, यानी इनके गवर्नर हो गए। पर क्या हुआ, जैसा कि पहले आपको बताया है, इनके बेटे बहार खान नुहानी बहुत एस्पिरेशनल, ठीक है, नया खून, नई जोश, नई रवानी, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और फिर एज्यूम किया कौन सा टाइटल, सुल्तान मोहम्मद। ठीक है, अब ये बात तो दिल्ली वालों को अच्छी नहीं लगी, भैया कौन कौन राइज हो गया हमारे अगेंस्ट, है ना। फिर आए बाबर, अब बाबर के साथ हुआ इनका युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा जब हुआ बाबर के साथ, तो फिर उन्होंने हाथ पांव जोड़ लिया, कहा ठीक है भैया हम मान गए, हम आपके अंडर हैं, हम आप ही की बात सुनेंगे। ठीक, इनके अगले जो सक्सेसर आए उनका नाम था जलाल खान नुहानी, और जलाल खान नुहानी के ही टाइम पे कौन आए, शेर शाह सूरी, प्रोटेक्टर एज अ मिलिट्री कमांडर, ये बंदा आ गया, इनकी हो गई एंट्री। ठीक है, अब जैसे देखिए शेर शाह सूरी पिक्चर में आ गए, बड़े एस्पिरेशनल, तो जैसे जैसे नुहानी का डाउनफॉल होगा वैसे वैसे शेर शाह सूरी का उत्थान होगा, वैसे वैसे इनका राइज होगा। अब देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। देखिए, बड़े कम टाइम के लिए थे, 5 साल के लिए थे, लेकिन इतना इम्पैक्ट था ना, इतना गहरा इम्पैक्ट छोड़ गए कि आज तक हम इनको बड़े, जितने भी बिहारी बड़े शान से इनका नाम लेते हैं। रियल नाम जो इनका फरीद खान था, और इनको टाइटल शेर खान दिया था किसने, सुल्तान मोहम्मद ने। कैपिटल इन्होंने अपना सासाराम में बनाया था पहले, क्योंकि वहीं से आसपास से इन्होंने अपने राजपाट की शुरुआत की थी, और बाद में उसको पटना भी शिफ्ट किया था।
ठीक है। जो सूरी ने जो भी लड़ाई लड़ी वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत ही वीरता के साथ लड़ते थे और बहुत जल्दी राइज किया इन्होंने, है ना। इतने कम टाइम पे इतना जल्दी राइज करना और इतना गहरा इंपैक्ट छोड़ देना, ये अपने आप में एक बहुत ही उदाहरणीय बात है। तो इनकी जो पहली लड़ाई थी सूरजगढ़, बैटल ऑफ सूरजगढ़, किसके साथ हुई थी? महमूद शाह बंगाल के, और यहाँ भी ये जीते थे। तब इनको टाइटल क्या दिया गया था? हजरत आला। फिर अगली लड़ाई बैटल ऑफ चौसा, किसके साथ? हुमायूं। देखिए इतना इंपॉर्टेंट फिगर, जिसने पूरे भारत पे, मतलब पूरे नॉर्थ भारत पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है, उसके साथ भिड़ गया ये इंसान। मतलब इतना हिम्मत उस टाइम पे दिखाना, और यहाँ जीतने के बाद से इनको क्या नाम दिया गया? शेर शाह। ठीक है। फिर इसके बाद भी हुमायूं दोबारा लड़े। जब हुमायूं की दोबारा लड़ाई हुई फिर भी शेर शाह जीते, ठीक है। और ये कहाँ लड़ाई हुई थी? कन्नौज में 1540 में। और यहाँ पे तो ऐसा लड़ा बंदा, ये ऐसा लड़ा कि इन्होंने हुमायूं को खदेड़ ही दिया बिहार से। बिहार ही से नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष से। हुमायूं को यहाँ से भाग के वापस पर्शिया जाना पड़ गया, है ना। इस तरीके से इतना ड्रामेटिक राइज हुआ इतने कम टाइम में, 2-3 साल के टाइम में। देखिए किस तरीके से ये बंदा राइज कर गया, है ना। इन्होंने टाइटल अज्यूम किया शेर शाह सुल्तान आदिल, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो आज हम लोग सुनते हैं, ठीक है, ये इनका ही न्यू डाला हुआ था। और ये तब कहाँ से कहाँ हुआ करता था? चिटगांव, जो कि आज के बांग्लादेश में, चिटगांव से लेके आज के काबुल तक। इन्होंने रुपया नाम से सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया। और इनका डेथ कैसे हुआ? डेथ हुआ इनका कलिंजर फोर्ट। जब कलिंजर फोर्ट, ये कलिंजर का किला जीते, वहाँ इनका डेथ हुआ। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सेलिब्रेटरी फायर करते हैं ना आजकल शादी वादी में, एकदम हवाई फायरिंग करते हैं। तो भाई बड़े राजा थे, बड़ी जीत थी, अब हुआ कि नहीं तोप का गोला छोड़ेंगे तब अपनी जीत को सेलिब्रेट करेंगे। अब यही उल्टा हो गया, तोप का गोला छोड़ने गए, गोला उल्टा फेंक दिया, इन्हीं के ऊपर लग गया और इनकी मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली, है ना। तो इनका मकबरा जो है वो कहाँ पे रखा गया है? सासाराम में। और बड़ी ही अच्छी जगह है। मतलब आप देखिएगा ना, मतलब मुगलों के पहले आप देखिए, मुगल के टाइम पे तो बहुत बाद में मकबरे वगैरह सब बनना शुरू हुए, लेकिन शेर शाह का जो मकबरा बना है उसके चारों तरफ किस तरीके से पानी है, पानी भरा हुआ है, और उसका टॉम जो देखने वाली है, मतलब इसकी अजीब ही एक अलग ही खूबसूरती है। अब चूंकि शेर शाह का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा था, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बल के आधार पे तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, है ना। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे शासक बन पाएंगे। तो इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए थे। अब उस डिपार्टमेंट्स को देख लेते हैं। जो इनका फिनांस डिपार्टमेंट हुआ करता था उसका नाम था दीवान वजारत, और इसके हेड होते थे वजीर। जो उनका सेक्रेटेरिएट हुआ करता था उसका नाम था दीवान अर्ज, और उसके हेड होते थे दाबिर। जो करस्पॉन्डेंस था, मतलब पोस्ट वोस्ट जो चलता था, उसका नाम था दीवान इंशा। जो रिलीजियस अफेयर हुआ करते थे उनका नाम था दीवान रिसालत। और जो जस्टिस दिया करते थे उसका नाम था दीवान कज़ा। दीवान कज़ा, तो इसका हेड कौन होगा? कज़ा से काजी, ठीक है। न्याय कौन देता था उस टाइम पे? काजी, वही हुआ करते थे ना, ठीक। वैसे ही आप देख लेते हैं वजारत से वजीर। वजीर क्या करते थे? फाइनेंशियल मैटर डील करते थे ना, मंत्री, ठीक है। तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब आप सब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन देखिए। एक तो पूरा राज्य हो गया, अब राज्य में कुछ जिले हो गए। तो उनके टाइम पे जो जिले होते थे उसको ये सरकार बोलते थे, है ना। इस तरीके के लगभग 66 जिले हुआ करते थे। और उसके हेड को क्या बोलते थे? सिकदर, मतलब उस टाइम के डीएम, इनके टाइम के, उसको क्या बोलते थे? सिकदर। सरकार के नीचे आता था परगना, इसके हेड को बोलते थे मुंसिफ। और उसके नीचे आता था गाँव या विलेज, ठीक है, जहाँ जिसका रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे पटवारी और कानूनगो, ये लोग वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब रेवेन्यू सिस्टम भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए आप बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं तो उसके लिए पैसे तो चाहिए ना आप। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत इफिशिएंटली टैक्स को कलेक्ट कर पा रहे होंगे। तो इन्होंने कौन सी व्यवस्था रखी थी? रायतवाड़ी सिस्टम रखा था, ठीक है। जितने भी लोग थे जो हमारे किसान थे उनसे वो डायरेक्ट टैक्स लिया करते थे। कितना लेते थे? 1/3 टैक्स लेते थे, ठीक। और जब्त सिस्टम बोलते हैं। जब्त सिस्टम का मतलब क्या हुआ? हवा में नहीं, लैंड का असेसमेंट कर लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे लैंड का असेसमेंट कर लेना, ठीक है। लैंड का असेसमेंट किया, इसको बोलते हैं जब्त सिस्टम। असेसमेंट कैसे करते थे? किसी चीज़ से तो नापेंगे, तो जो सिकंदर लोधी का गज सिकंदरी था उसको स्टैंडर्ड लेते थे, इससे उसको नापते थे ये लोग, ठीक। जो भी किसान होते थे उनको डायरेक्ट पट्टा दिया जाता था, टाइटल डीड, और एक उनसे एग्रीमेंट कराया जाता था जिसको कबूलियत बोलते थे। अब देखते हैं हम लोग कि अफगान रूल जो है वो कैसे खत्म हुआ और मुगल्स किस तरीके से पिक्चर में आए। देखिए शेर शाह की जैसे मृत्यु हुई उसके बाद से कौन आ गए? ताज खां कर्रानी। इन्होंने अपना कैपिटल कहाँ पे रखा था? बिहार शरीफ में। इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर थे उनका नाम क्या था? सुलेमान कर्रानी। इन्होंने अकबर के अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया। अगले जो रूलर इनके बाद आए उनका नाम क्या था? दाऊद खां करानी, जिन्होंने रिवोल्ट किया, मतलब अकबर के अगेंस्ट, बोले कि हम आपके स्वामित्व को नहीं मानेंगे। तो फिर अकबर ने इनसे लड़ाई करी, बैटल ऑफ राजमहल, जहाँ पे ये हारे, ठीक है। और हारे तो फिर अकबर के स्वामित्व को मान लिया। देखते हैं बिहार में मुगल डायनेस्टी के टाइम पे कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ था, जिसमें बाबर ने सुल्तान मोहम्मद लोदी को हराया। 1531 में हुमायूं ने चुनार फोर्ट पर अटैक किया। 1532 में नुहानी डायनेस्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि हुमायूं ने हरा दिया था इनको, ठीक है, दोहा सराय में। नुहानी डायनेस्टी के बाद से फिर किसका राइज होता है? शेर शाह का, ठीक। इनके बाद से फिर कौन आते हैं? कर्रानी। यही थे कर्रानी, जिसमें से अगले एक रूलर थे, उन्होंने अकबर के खिलाफ रिवोल्ट किया। दाऊद खान कर्रानी उनका नाम था। तो अकबर ने उनको हरा दिया, कहाँ पे? बैटल ऑफ राजमहल में, ठीक है। PYQ है, याद रख लेंगे। मुगल गवर्नेंस इन बिहार। अब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम देखते चले जाएंगे, ठीक है। 1574 में क्या हुआ था? पटना मुगल्स ने सीज कर लिया था दाऊद खान से। 1576 में बिहार को एक अलग सूबा घोषित कर दिया गया। इसको भी पूछ लिया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 1576 में बिहार को एक अलग सूबा घोषित किया गया, ठीक है।
जहांगीर के टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़, जो प्रिंस परवेज हुआ करते थे, जहांगीर के बेटे हुआ करते थे, उनको गवर्नर बनाया गया बिहार का। ये पहले मुगल प्रिंस थे जिनको बिहार का गवर्नर बनाया गया था। शाहजहाँ के टाइम पे देखते हैं, इनके गवर्नर्स के नाम थोड़े इंपॉर्टेंट है। जो सैफ खान थे, इन्होंने शाहिद गांव बनवाया था पटना में, और शाइस्ता खान, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नोकझोंक शुरू हो गई। बाकी डिटेल देखेंगे मॉडर्न में। औरंगजेब के टाइम पे मुर्शीद कुली खान, ये नाम सुना हुआ लग रहा होगा ना, अब सारे नाम आपको सुने सुने लगेंगे, है ना। जो बंगाल का इतिहास शुरू होता है मॉडर्न टाइम में, वो देखिए यहाँ से कनेक्ट हो रही हैं सारी चीज़ें। तो 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान थे, इनको बंगाल का दीवान बनाया गया। 1702 में प्रिंस अजीम जो थे, उनको क्या भी बोला जाता था, अजीम उस शान, इनको सूबेदार बनाया गया, ठीक है। और इन्होंने पटना को रिबिल्ड किया एज अजीमाबाद, मतलब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, अजीमाबाद। किसके टाइम पे हुआ था ये, औरंगजेब के टाइम पे हुआ था, ठीक है। अब देखिए बाद में लेटर मुगल टाइम पे क्या हुआ था, बहादुर शाह वन या शाह आलम वन, इनके टाइम पे क्या किया गया, ये प्रिंस अजीमुशान थे ना, इनका प्रमोशन हो गया, इनको अब बना दिया गया एडमिनिस्ट्रेटर बिहार का, मतलब पूरा पूरा बिहार का कमान इनके हाथ में दे दिया गया, ठीक है। और फारूक सियार जो थे, जिनको बंगाल का नवाब बनाया गया था, उनकी ताजपोशी कहाँ की गई थी, पटना में ही की गई थी, है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए जो मेजर इवेंट्स थे मध्यकालीन बिहार के, वो हमने आपको बता दिया है। अब कुछ अलग से हमको ये देखने की जरूरत है, क्योंकि रिलीजियस जो फैक्शन था, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि इससे सवाल हमको बहुत ज़्यादा मिला है पीवाईक्यू में, है ना। तो इसको देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। जैसे हिंदुइज्म में अगर हम देखते हैं, तो विष्णु का टेम्पल कहाँ है, गया में है। कौन सी नदी के किनारे है, फाल्गु नदी के किनारे है। किसने बनवाया था, अहिल्याबाई होलकर ने, ठीक है। विष्णु का टेम्पल पिछले साल का क्वेश्चन, पीवाईक्यू है ये। सिखिज्म की बात करें तो गुरु नानक देव जो थे, वो पटना में आए थे, कब, 1509 ईस्वी में, ठीक है। और जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म जो है ये पटना साहिब में ही हुआ था, और इन्होंने ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी, और गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं, जो पवित्र ग्रंथ है, इसको फाइनलाइज किया था इन्होंने। जो 5 तख्त हैं सिखिज्म के, उसमें से एक तख्त जो है वो पटना साहिब भी है, जिसको क्या बोलते हैं, तख्त श्री हरमिंदर साहिब, ठीक है। ये भी पीवाईक्यू है, ठीक। अब बात करते हैं हम सूफिज्म की। इस्लाम में जो भक्ति मूवमेंट के टाइम पे एक फैक्शन चला था सूफिज्म का, ठीक है, जो गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन को जोड़ के देखता था। तो इसमें बहुत सारे सिलसिले थे, जैसे चिश्तिया सिलसिला हुआ, फिरदौसिया सिलसिला हुआ। तो आप याद रखेंगे कि इन सारे सिलसिलों में फिरदौसी सिलसिला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, बिहार में मोस्टली यही था। और इसके एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रीचर थे, जिनका नाम था शरफुद्दीन यहिया मनीरी, ठीक है। इनको फिरदौसी भी बोलते हैं, और इसके अराउंड सवाल आया भी हुआ है, तो आप इनको देख लेंगे। इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं की थी, जैसे मकतूबात ए सादी, फवाद ए रुकनी, ये सब नाम आप याद रख सकते हैं। इनकी जब मृत्यु हुई थी, तो इनका मकबरा जो है ये बनाया गया है बड़ी दरगाह बिहार शरीफ में, ये याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, जिससे हमें मध्यकालीन बिहार के बारे में पता चलता है। देखिए इससे सवाल आपको मिल जाता है, पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा हुआ इन सारी चीज़ों को, तो हमने एक जगह कंपाइल कर दिया है, एक बार आप लोग को बता देते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे पर्शियन अगर टेक्स्ट की हम बात करें और अरबिक टेक्स्ट की, तो तबाकत नसीरी किसने लिखा था, मैंने लिखा था नहीं, मेरे नाम के और भी लोग थे मुझसे पहले, मिनहाजुस सिराज, इन्होंने लिखा था तबाकत नसीरी, ठीक है। तुजुक बाबरी किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल। तारीख शेरशाही किसने लिखा, अब्बास सरवरी, ठीक है। अब इस पे मत चले जाइए कि तुझे बाबर ने लिखा तो तारीख शेरशाही शेरशाह ने लिखा है, नहीं, ये किसने लिखा था, अब्बास सरवरी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का आप, है ना, ब्लंडर नहीं करेंगे। तारीख फिरोज शाही ये किसने लिखा, जियाउद्दीन बरानी ने, ठीक है। अब कुछ हमारे यहाँ भी तो चल रहा था ना, लैंग्वेज लिटरेचर पे काम चल रहा था, ठीक है, जैसे मैथिली में काम हो रहा था, संस्कृत में काम हो रहा था। तो इसमें देखते हैं, विद्यापति थे, मैथिली कोकिल, इन्होंने क्या लिखा, कीर्ति कला और क्या, कीर्ति पथका। वैसे ज्योतिश्वर ठाकुर, इन्होंने कौन सी रचना की, वर्णा रत्नाकर। वैसे ही चंद्रेश्वर वशपति, इन्होंने कौन सी रचना की, राजनीति रत्नाकर। अब सूफी लिटरेचर देख लेते हैं हम लोग। जो भी बायोग्राफीज लिखी जाती थी ना, उस बायोग्राफीज को हम लोग क्या बोलते थे, तजकिरा। जो भी बायोग्राफी होती थी उसको क्या बोलते थे, तजकिरा, ठीक है। जो लेटर्स लिखा करते थे ये लोग, उसको क्या बोलते थे, मकतूबात। और जो इनकी बातें होती थी उसको क्या बोलते थे, मलकुजात। अब देखिए जो भी हो सकता था बिहार के मेडिवल हिस्ट्री के लिए, उसको ना बिल्कुल पीआईक्यूज देख के और जितना निचोड़ा जा सकता था, वो तोड़ के निचोड़ के जितना छोटा कर सकता था, वो हमने करके आपको दे दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि आप कोई सेंस बनता है इधर उधर आपको भटकने का, इधर उधर जाने का, है ना। आप इसी वीडियो को देख लीजिए, 2-4 बार देखिए, 5 बार देखिए, जितना समझ आता है देख लीजिए। पीआईक्यूज इसमें पूरा कवर हो ही गया है। जो भी एक फ्लो बनाने की चीज़ है, ताकि क्रोनोलॉजिकली आपको चीज़ें समझ में आ जाए, वो भी हमने इसमें कर ही दिया है। तो इससे बहुत ज़्यादा भटकने के लिए हमारा सजेशन तो नहीं होगा, आप इतना देख लीजिए। आपके मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी ये सफिशिएंट है, जो बिहार का पोर्शन पूछा जाता है उसके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा हमारा डिस्कशन पसंद आ रहा होगा। देखिए 5 वीडियोस हमारा हो गया बिहार सीरीज में। एक पीवाईक्यू डिस्कशन भी हमने कर लिया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू डिस्कशन, टिप्स एंड ट्रिक्स बिहार में नहीं लगता है, स्टेट में नहीं लगता है, ये सब फालतू बातें हैं, हर जगह लगता है ना। हर कोई आपका एप्टीट्यूड चेक करता है, चाहे आप किसी भी लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, आप मेंटली प्रेजेंट हैं कि नहीं, हर जगह चेक किया जाता है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स का हमारा जो वीडियो है, आपसे अनुरोध होगा कि आप उसको बिल्कुल देखें, जरूर देखें, 2-4 बार देखें, 10 बार देखें, और हमने जो ट्रिक्स बताया है उस हिसाब से आप पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही कर पाएँ। अंत में आपसे बस यही अनुरोध होगा कि कृपया करके आप लाइक करें हमारे वीडियोस को, हमारे वीडियोस पे कमेंट करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप जो कमेंट करते हैं, हम लोग आपका कमेंट देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव किया जाए। तो बस आपसे यही अनुरोध रहेगी कि आप हमारा मोटिवेशन बना के रखिए और हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और फाइनल स्टेज में है। बहुत प्रेशर नहीं लेना है, जो चीज़ें थोड़ी बहुत हम बता रहे हैं इसको आप देख लीजिए और जो अपना रिवीजन जो है उसको बिल्कुल कॉन्स्टेंट रखिए। तो आप बिना प्रेशर लिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना मल्टीपल रिविजन्स करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप याद रखेंगे चीज़ों को उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपका सिलेक्शन जरूर हो। जय हिंद, जय भारत।